स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग द क्वालिटी स्टडी पर। आज हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर सेकंड दो ध्रुवता का अंत पढ़ेंगे। यहाँ पर दो ध्रुवता का मतलब है दो ध्रुव, अर्थात पूरा विश्व दो बड़े खेमों में बढ़ गया था। पहला था सोवियत गुट और दूसरा एंग्लो अमेरिकी गुट। एंग्लो अमेरिकी गुट को पहली दुनिया कहा गया और दूसरी दुनिया सोवियत गुट को कहा गया। अब आप पूछेंगे कि दो ध्रुवता का अंत कैसे हो गया, तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कैसे सोवियत संघ का विघटन हो गया और विश्व में केवल एक ही महाशक्ति बच गई, वह थी अमेरिका, अर्थात दो ध्रुवता से एक ध्रुवता के रूप में परिवर्तित होना। बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार से स्टार्ट करते हैं गाइस कि बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 में हुआ और इसकी लंबाई 150 किलोमीटर थी। इसे 9 नवंबर 1989 को जनता द्वारा गिराया था। विभाजन पश्चिमी जर्मनी से पूर्वी जर्मनी के बीच ये बर्लिन की दीवार करती थी। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच एक विभाजन का कार्य करती थी। जब बर्लिन की दीवार गिराई गई तो दूसरी दुनिया का पतन हो गया। यहाँ पर दूसरी दुनिया सोवियत संघ को कहा गया है। पूंजीवादी दुनिया अर्थात अमेरिका, साम्यवादी दुनिया अर्थात सोवियत संघ। अब हम पढ़ते हैं कि सोवियत प्रणाली क्या थी। गाइस 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई। इसमें पूंजीवादी का विरोध किया गया। इसमें साम्यवादी के आदर्शों को अपनाने की तरफदारी की गई और निजी संपत्ति का विरोध किया गया, अर्थात पूंजीवादी का विरोध किया गया। 1917 में रूस की क्रांति के बाद यूएसएसआर अस्तित्व में आया, जिसे समाजवादी सोवियत गणराज्य कहा गया। सोवियत संघ में 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। सोवियत संघ में एक ही पार्टी का शासन था, वह थी कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत संघ की मुख्य विशेषताएं: विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, उन्नत संचार प्रणाली, विशाल ऊर्जा संसाधन, उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग, आवागमन की अच्छी सुविधाएं एंड राज्य का स्वामित्व और सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था प्रणाली, यह सब थी मुख्य विशेषताएं सोवियत संघ की। सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था प्रणाली, इसमें पढ़ेंगे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था तथा जीवन स्तर। यह सब आर्थिक व्यवस्था प्रणाली थी सोवियत संघ की। स्टार्ट करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था से। सोवियत संघ में उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण कायम था, जबकि ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस आदि देशों में अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा गया। इन देशों में उद्योग और व्यवसाय निजी हाथों में था और उन पर सरकारी नियंत्रण कम से कम होता था, परंतु रूसी क्रांति के नेता लेनिन, स्लाटिन आदि समाजवाद में आस्था रखते थे। इसीलिए सोवियत संघ में उत्पादन और वितरण साधनों जैसे कारखानों और खनिज पदार्थ, भूमि बैंकों और परिवहन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण कायम किया। यह थी समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस में। अब हम देखते हैं नियोजित अर्थव्यवस्था। यूएसएसआर में 1928 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। नियोजित अर्थव्यवस्था में सरकार यह तय करती थी कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए। सरल शब्दों में कहें तो पेन से लेकर कार तक सरकार के निर्णयों पर आधारित था। अब देखिए जीवन स्तर कि सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत जीवन स्तर कैसे था। तो देखिए राज्य की ओर से उनके लिए आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य व पेंशन आदि की व्यवस्था की गई थी। क्या हुआ था गाइस कि सोवियत संघ में 1929 के बाद का काल उद्योगीकरण और कृषि के विकास का काल था। धीरे धीरे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता गया। राज्य की ओर से उनके लिए आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य व पेंशन आदि की व्यवस्था की गई और सोवियत संघ रूस पहला एक ऐसा देश था जिसने अपने नागरिकों को काम का अधिकार दे रखा था। किसका अधिकार दे रखा था? काम का अधिकार। ठीक है गाइस, अधिकार दे रखा था और बुढ़ापे या बीमारी की स्थिति में भी उन्हें राज्य की ओर से राहत प्रदान की गई थी। काम के अधिकार की गारंटी दी गई। सोवियत संघ में नागरिकों को काम का अधिकार प्राप्त था, जिससे कि वहां के जो नागरिक थे वो बेरोजगार नहीं बनते थे। अब हम देखेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था प्रणाली कैसी थी। तो देखिए फर्स्ट में है कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही।
कम्युनिस्ट पार्टी का सारे देश पर एक छत्र राज्य था, अर्थात उसके जो 15 गणराज्य थे उन सब पर एक छत्र राज्य था, और सोवियत संघ या उससे किसी भी गणराज्य में कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा और किसी भी पार्टी का सरकार नहीं बन सकती थी, जिससे कि ये जो पार्टी थी बहुत ही ज्यादा तानाशाही और भ्रष्ट हो गई थी और जनता के प्रति उसका बिल्कुल भी जवाबदेही नहीं बनी रही। अब हम देखते हैं अफसरशाही। क्या हुआ था गाइस, आम जनता के मुकाबले अफसरों को असाधारण शक्तियां प्राप्त थी, जिससे कि आम जनता तथा अफसरों के बीच में गहरा अंतर स्थापित हो गया था। थर्ड, समाचार, टेलीविजन, रेडियो पर सरकार का ही एक अधिकार था। निजी अधिकारों, नागरिकों के अधिकारों का अभाव था। सरकार लोगों को धर्म के स्थान पर भौतिकवाद व नास्तिकता का पाठ पढ़ाने पर जोर देती थी। संविधान द्वारा देश में संघवादी व्यवस्था कायम तो की गई थी, लेकिन सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल थे, परंतु संविधान द्वारा केंद्र को असाधारण शक्तियां प्राप्त थी। मतलब जो केंद्र थी उसको असाधारण शक्तियां प्राप्त थी, उसके 15 गणराज्यों को वे शक्तियां प्राप्त नहीं थी, बावजूद इसके कि वे संघवादी व्यवस्था उन्होंने अपना रखी थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि गणराज्यों के कानूनों और निर्णयों का अस्तित्व केवल केंद्र की इच्छा पर ही निर्भर रहता था, जिसके कारण इन 15 गणराज्यों का कोई अस्तित्व ही नहीं था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर दिसंबर 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के हवाई अड्डे, काबुल हवाई अड्डे, रेडियो, राष्ट्रपति भवन और अन्य प्रमुख केंद्रों पर आक्रमण कर दिया। मिखाइल गोर्बाचेव और यूएसएसआर का विघटन। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए और वहीं 1988 में वह देश के राष्ट्रपति बने। उन्हें साम्यवाद में अविश्वास नहीं था, पर वह सोवियत व्यवस्था में जैसे राजनीतिक और आर्थिक सुधार लाना चाहते थे। किन कारणों से गोर्बाचेव सुधारों के लिए बाध्य हुए? प्रथम, कृषि उद्योग दोनों का प्रबंधन सरकारी कर्मचारियों के हाथ में होना, जिससे कि आर्थिक विकास की गति रुक गई। लंबे काल तक संसाधनों का बड़ा हिस्सा शस्त्रों के निर्माण पर खर्च किया, जिससे बुनियादी जरूरतों में कमी आई। बुनियादी जरूरतों जैसे खाद्य पदार्थों, वस्त्रों, जूतों, चाय और कॉफी आदि की कमी होने लगी। ठीक है, और क्या करता था सोवियत संघ? अपने संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा शस्त्रों के निर्माण के साथ साथ पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों जैसे कि हंगरी हो गया, रोमानिया और बुल्गारिया आदि पर खर्च करता था, जिससे सेना और शस्त्रों पर भारी खर्च की वजह से उसकी खुद की बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें में कमी आ गई। और कम्युनिस्टों और सरकारी नौकरशाहों दोनों ने मिलकर देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं जैसे कि केंद्रीय और प्रादेशिक विधानमंडलों को क्षति पहुंचाई, जिससे कि विचार और अभिव्यक्ति का अभाव हो गया। और सूचना टेक्नोलॉजी और संचार संसाधनों का विकास का परिणाम यह निकला कि सोवियत नागरिकों को पश्चिम राष्ट्रों के उन्नत जीवन स्तर के बारे में जानकारी मिलने लगी। और पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट सरकारों के पतन से भी गोर्बाचेव काफी ज्यादा हताश हो गए थे। इसीलिए यही सब कारण थे कि गोर्बाचेव सुधार करने के लिए बाध्य हो गए। अब मैं बताती हूँ कि किस तरह के सुधार किए गए थे। फर्स्ट, ग्लासनोस्त और दूसरा प्रेस्टोइका। ग्लासनोस्त को खुलापन कहते हैं, अर्थात सेंसर से मुक्ति मिल गई नागरिकों को और सार्वजनिक विषयों के बारे में सूचना मिलने लगी। दूसरा प्रेस्टोइका अर्थात पुनर्रचना। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि आर्थिक संसाधनों, प्रशासनिक सुधारों में बदलाव आए, लोकतंत्र को स्थापित करने की नीति चलाई गई, परंतु इन सुधारों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के द्वारा विरोध किया गया। क्या हुआ कि गोर्बाचेव ने जो सुधारों की प्रक्रिया शुरू करी, कट्टरपंथियों ने उसे नाकाम कर दिया, परंतु गोर्बाचेव के खिलाफ जो विद्रोह हुआ वह विफल भी हो गया, क्योंकि जनता तब तक स्वतंत्रता का स्वाद चख चुकी थी। अब वह दोबारा से कम्युनिस्ट पार्टी के पुरानी संगत वाले शासन में वापस नहीं जाना चाहती थी। येल्त्सिन ने इस तख्तापलट के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नायक की तरह उभर कर सामने आए। रूसी गणराज्य ने जहां बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता, वहीं केंद्रीय कृत नियंत्रण को मानने से भी इनकार कर दिया। वहीं देखिए सत्ता क्या हो गई थी, मॉस्को से
गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। ऐसा विशेषकर उन हिस्सों में हुआ जहां ज्यादातर यूरोपीकृत थे और अपने को संप्रभु राज्य समझते थे, अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक राज्य समझते थे। आश्चर्यजनक रूप से ये बात तो यह निकली जब मध्य एशिया गणराज्य ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की, क्योंकि वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। परंतु आखिरकार सन 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन, बेलारूस ने मिलकर सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की तथा कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिबंधित कर दिया और परिवर्तित सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपना लिया। देखिए यहाँ पर उसने किसको अपना लिया? पूंजीवाद और लोकतंत्र को। जहां पर पहले समाजवाद को अपनाया गया था उसको ठुकराकर इन लोगों ने किसको अपना लिया? पूंजीवाद को। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तब यूएसएसआर का उत्तराधिकार कौन बना? रूस बना। रूस एक राज्य था, गणराज्य था सोवियत संघ का। अब वो क्या बन गया? उत्तराधिकार बन गया सोवियत संघ का। इन सब के बीच बोरिस येल्त्सिन काफी फेमस हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप 1996 में येल्त्सिन बोरिस रूसी संघ का राष्ट्रपति बना। परंतु स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण दिसंबर 1999 में त्यागपत्र भी दे दिया कि उन्हें कुछ मेडिकल इश्यूज आ गए थे, जिसके कारण उन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने। यूएसएसआर का आपको कमेंट्स में बताना है कि सोवियत संघ का विघटन कब हो गया। अब हम देखते हैं मध्य एशिया गणराज्य। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और साथ ही स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का गठन शेष गणराज्य विशेषकर मध्य एशिया गणराज्यों के लिए काफी आश्चर्यचकित करने वाला था, क्योंकि ये गणराज्य अभी भी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। इस मामले का तुरंत निदान कर दिया गया और इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बना दिया गया और सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राष्ट्र के रूप में रूस को स्वीकार कर लिया गया। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट दे दी गई और एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला। अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में भी कुछ कदम उठाए। अब आपका होमवर्क, सोवियत प्रणाली क्या थी तथा सोवियत संघ की मुख्य विशेषता बताओ। सेकंड क्वेश्चन है सोवियत संघ की राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था बताओ। प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।